हेलो चिल्ड्रन, हम डीएनए का लास्ट क्लास में न्यूक्लियोसोम मॉडल अच्छे से कर चुके थे। अभी हमारी पैकेजिंग, लास्ट क्लास में मैंने पूरी पैकेजिंग नहीं बताई थी। हमको तो यूकेरियोट्स में डीएनए किस टाइप से दिखता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बनने तक का कॉम्पैक्ट पैकेजिंग जो है वहाँ तक हम आज देखेंगे कैसे होता है। सो न्यूक्लियोसोम जो था, न्यूक्लियोसोम क्या, मैं याद दिला देती हूँ लास्ट क्लास का। न्यूक्लियोसोम वो जो 8 कोर हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर वाउंड था डीएनए और एक था लिंकर, याद आ गया ना, प्लस लिंकर, उसको इकट्ठा मिला के बोलते हैं क्रोमैटोसोम। क्या बोलते हैं, टर्म है क्रोमैटोसोम। मतलब द न्यूक्लियोसोम, दिस एंड द लिंकर टुगेदर, they are termed as chromatosome. Clear? 1.75 ये वाउंड जो है डीएनए, इट इज 1.75 200 बेस पेयर्स में से 1.75 बेस पेयर्स लपटा रहता है, मेक्स द लेफ्ट हैंडेड टर्न्स ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर। पूछ सकते हैं किस तरह से घुमा हुआ है, लेफ्ट हैंडेड टर्न, ठीक है, इसमें किस तरह से घुमा है, लेफ्ट साइड पे। देन सोलेनॉइड मॉडल। अब देखो उसके लिए ये डायग्राम मैंने बनाया है। दिस इज द डीएनए एंड इट इज वाउंड, हम यहाँ तक कर चुके हैं। इट इज वाउंड अराउंड द हिस्टोन कोर विथ लिंकर। दिस इज द लिंकर डीएनए, दिस इज द लिंकर डीएनए एंड दिस इज द न्यूक्लियोसोम। सो the length of this much from here to here is 2 nanometer. Now width कहना चाहिए. This is wound in such a way to form a nucleosome we have done. After coiling around the nucleosome, the size becomes 10 nanometer. Okay, so this इतना कितना है, 10 nanometer. Clear है? Nucleosome. Now comes more coiling is done. More coiling in the sense each nucleosome they aggregate in a group of how many, 6. So solenoid model, the beaded string, ये bead जैसे string like is coiled to form a cylindrical coil or solenoid having 6 nucleosome per turn. मतलब 6 न्यूक्लियोसोम, इस तरह के न्यूक्लियोसोम एक जगह पे कितने हैं, 6, और वो ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम ग्रुप करते हैं। दिस मॉडल इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड एंड इट कम्स आउट टू बी, इसका मेजरमेंट है दैट इज 30 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर एंड नाउ कम्स द 30 नैनोमीटर। नाउ दिस सोलेनॉइड of 6 to 7 they are grouped together. When this इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है तो ये फिर सुपर सोलेनॉइड और क्रोमैटिन जो हम बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है, सुपर सोलेनॉइड मतलब दिस इज अगेन सर्कल राउंड, सुपर कॉइलिंग इज डन. सो सुपर सोलेनॉइड एंड दिस इज हाउ मच, दिस लेंथ इज हाउ मच, 300 नैनोमीटर. ओके, सो सुपर कॉइलिंग इस तरीके से, दोनों तरीके बताएं कि सुपर कॉइलिंग हो जाती है. सो इट इज द क्रोमैटिन एंड दिस सुपर कॉइल्ड क्रोमैटिन देन एग्रीगेट्स और कंडेंसेस टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, और वो सोलेनॉइड फर्दर कंडेंसेस टू फॉर्म लूप्स, दैट इज 300 नैनोमीटर. ये वाला टाइट कॉइलिंग ऑफ फाइबर प्रोड्यूसेस अ क्रोमैटिड. दिस इज अ क्रोमैटिड, दिस इज अ chromatid and this chromatid is how much, it is 700 nanometer. So tight coiling of 700 nanometer fiber produces a chromatid of chromosome as seen in which stage of cell metaphase. इस तरीके का दिखता है. And the length of that chromosome which is having 700 nanometer is this length, this width. It is of 1400 नैनोमीटर लंबा क्रोमोसोम में. कैसे वो 2.2 मीटर्स का कॉम्पैक्ट जो अपन पढ़ना चाह रहे थे पैकेजिंग होता है, उसका ये सीक्वेंस है कि कितना कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग होता है. सो इज इट क्लियर? एंड द मेजरमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम DNA strand 2 nanometer is the width,
the diameter, then the 10 nanometer, 30 nanometer, 300 nanometer and 700 nanometer. This is how ये सुपर कॉइलिंग और पैकेजिंग होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। नाउ वी मूव टू, जब इस स्टेज पे आता है, मतलब कब क्रोमैटिन वाली स्टेज पे आता है, तो जब क्रोमैटिन वाली कॉइलिंग पे आता है डीएनए, तो सिर्फ वो जो हिस्टोन प्रोटीन्स का पॉजिटिव चार्ज और डीएनए का नेगेटिव, उसको ऐसे सुपर कॉइलिंग और साथ रखने में हेल्प नहीं करता, तब कुछ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का हेल्प लेना पड़ता है। तो ऐसे प्रोटीन्स को बोलते हैं NHC। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। कुछ नॉन इस स्टेज पे इसको पास रखने के लिए कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी भाग लेते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भाग लेते हैं। ठीक है। और जब क्रोमैटिन, मतलब ये वाली स्टेज आ जाती है जब क्रोमैटिन की, तो तब अगर उस समय स्टेन किया जाए सैफरनिन से या किसी डीएनए फल्जिन पॉजिटिव, ये स्टेन्स होते हैं, ये डाई होते हैं जिनसे कलर किया जाता है, तो पूरे क्रोमैटिन में आपको, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पूरा क्रोमैटिन एक जैसा स्टेन नहीं दिखेगा। उनको कई जगह डार्क स्टेन्ड एरियाज दिखेंगे, कई जगह वेरी लाइटली स्टेन्ड एरियाज दिखेंगे। ये आपको हर क्रोमैटिन में व्हेन इट इज स्टेन्ड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको दो अलग अलग स्टेन्ड एरियाज मिलेंगे, एक बहुत गहरा रंग वाला डार्क पिंक एंड एक लाइटली स्टेन्ड। तो अकॉर्डिंगली उनको बोलते हैं, जो लाइटली स्टेन्ड है, जो लाइटली स्टेन्ड एरिया है, उनको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? यूक्रोमैटिन। और जो डार्कली स्टेन्ड एरिया हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उनको? हेटेरोक्रोमैटिन। ना आपको डिफरेंस आता है कि क्या है ये यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, तो मैं आपको डायरेक्ट लर्न करवा देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस, इजी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन किसको कहते हैं, ये बात समझ में आई आप लोगों को कि व्हाट इज यूक्रोमैटिन एंड व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, सो वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन द टू डार्कली एंड लाइटली स्टेन्ड एरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त जरूरी डालिए। सो यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है ना। यूक्रोमैटिन, पहला ही मैंने डिफरेंस, लाइटली स्टेन्ड एरियाज, लाइटली स्टेन्ड, ये डार्कली स्टेन्ड। ये बात क्लियर है? ये मैंने अभी बताई, डार्कली स्टेन्ड एरियाज है और ये लाइटली स्टेन्ड एरियाज है। ठीक है। अब जहाँ जहाँ लाइट स्टेन होता है वो एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरियाज। क्या होता है मैं बताती हूँ। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली नॉट एक्टिव। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब किसी सेल में, न्यूक्लियस में डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किसको देता है? एमआरएनए को। और वही एमआरएनए
साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटीन्स बनने वो बनाता है। दिस इंफॉर्मेशन गिवन बाय डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये आप सबको मालूम है। सो ये वाले जो लाइटली स्टेन्ड एरियाज हैं यू क्रोमैटिन वाले, वहां पर मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले एरियाज कौन से होते हैं? यू क्रोमैटिन, एंड दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, एंड यहाँ वाले में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। सो दे आर ट्रांसक्रिप्शनली, दे आर नॉट एक्टिव या इनएक्टिव। यहाँ पर वाई दे आर लाइटली स्ट्रेन्ड? क्रोमैटिन is loosely packed. क्रोमैटिन बहुत फास्ट नहीं यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, यहाँ पर लूजली, जबकि टाइटली पैक्ड। क्रोमैटिन जो यहाँ पर इस हिस्से का है हेट्रोक्रोमैटिन का, इट इज वेरी टाइटली पैक्ड। फिर replication takes place at early S phase. Replication takes place at early S phase. अब इसका मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये बहुत मजबूती से नहीं लपटा हुआ, टाइटली पैक्ड नहीं है। ये मैंने आपको बताया था यू क्रोमैटिन वाले एरिया लाइटली स्टेन्ड होते हैं क्योंकि वो बहुत, तो ये जल्दी खुल जाता है, जल्दी लूज हो जाता है। तो एस फेज में रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए की कॉपी होना। डीएनए अपनी कॉपी करता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। वो एस फेज में होता है सेल डिवीजन के, पढ़ा है ना 11th में सेल साइकिल में। लेकिन जल्दी एस फेज में कौन सा हिस्सा डबल होता है, रेप्लिकेट होता है? यू क्रोमैटिन वाला, ठीक है। क्योंकि वाई? इट इज बिकॉज इट इज लूजली पैक्ड, पहले ही बताया। रेप्लिकेशन यहां पर होता तो है, डबल तो होता है। रेप्लिकेशन डीएनए अपनी कॉपी तो करता है, टेक्स प्लेस लेट इन एस फेज। वाई? बिकॉज उसको खुलने में टाइम लगता है, बिकॉज इट इज टाइटली पैक्ड। आई बात समझ में? ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता है। अब इसको क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो टेक्स लेस टाइम टू अनवाइंड, कम टाइम लगता है खुलने में, मोर टाइम टू अनवाइंड, सो दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है, पता भी होना चाहिए। यू क्रोमैटिन लाइटली स्टेन्ड एरियाज है, इंपॉर्टेंट एरियाज है। किसके? क्रोमैटिन के। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर क्रोमैटिन इज लाइटली स्टेन्ड, यू क्रोमैटिन डार्कली स्टेन्ड, उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। लाइटली स्टेन्ड, डार्कली स्टेन्ड। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, नॉट एक्टिव। क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, इसलिए लाइटली स्टेन्ड है। कोई चीज पास हो तो डार्क दिखेगी, ये टाइटली पैक्ड है। रेप्लिकेशन अपना डीएनए जब कॉपी करता है तो पहले हो जाता है, थोड़ा सा एस फेज में, यहाँ लेट होता है। ये लूजली पैक्ड है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है। टाइम खुलने में जल्दी खुलता है, रेप्लिकेशन के टाइम अभी अपन पढ़ेंगे रेप्लिकेशन आगे, उसमें डीएनए को पूरा खुलना पड़ता है, तो अनवाइंडिंग कम टाइम लगता है डीएनए खुलने में, इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर आप आज ही इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है? आप आज ही इसको लर्न कर लेंगे। नाउ द टॉपिक दैट इज, this is also important. Now the topic which we are doing is also important, and that is central dogma of molecular biology. Central dogma of molecular biology.
ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल बी डूइंग दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ठीक है, क्या है? ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये कंसेप्ट किसने प्रपोज किया था? दिस कंसेप्ट सेंट्रल डॉगमा वाला was proposed by Francis Crick in 1958. 1958 में ये सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट प्रपोज किया था. किन्होंने किया था? ये फ्रांसिस क्रिक ने किया था. और क्या है ये? इट इज द, अगर आपको आए कि क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA to mRNA and further from mRNA it is translated into polypeptide, that is protein. So अगर आपको डिफाइन करना है सेंट्रल डॉगमा, इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अब देखो, मैं आपको पहले तो एक सेल में बताती हूं कैसे. ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है. ओके, सो दिस इज डीएनए. नॉर्मली हर सेल में दिस इज द कॉन्सेप्ट, हर सेल में. सो इट इज, मैं लिख के पहले बता देती हूँ. तो दिस इज डीएनए. इसकी इंफॉर्मेशन किसको गई? डीएनए बाहर नहीं आ सकता न्यूक्लियस के, तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको दे दी? एमआरएनए को. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन. तो मैं लिखती जाती हूं, डीएनए इंफॉर्मेशन गिवन टू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. इतना क्लियर है? यही तो सेंट्रल डॉगमा बोल रहा है. और एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो वो एमआरएनए जो है अपना मैसेज जो है वो किस में ट्रांसलेट कर देता है? इनटू प्रोटीन्स. इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसलेशन. क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन. सो आगे एमआरएनए विल चेंज इनटू प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, कुछ भी बोलिए. इट इज ट्रांसलेशन. So the flow of information, Francis Crick ने बताया, it is always in which direction? DNA to mRNA and then to protein. It is always. So the flow is always, flow of information is always unidirectional. इट इज वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल. कैसे? डीएनए से आरएनए. और ऐसा बना हुआ है एनसीईआरटी में. व्हाई? बिकॉज डीएनए का जब यहाँ लिखना है रेप्लिकेशन. सो रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अपनी कॉपी करेगा तो डीएनए से डीएनए ही बनता है ना.
इसलिए ऐसा ड्राइंग है। सो दिस इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, एक साइंटिस्ट आए लेटर, कॉमनर, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट आए? कॉमनर, और उन्होंने 1968 में उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया। उन्होंने सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सर्कुलर बताया। कैसा बताया? सर्कुलर। ठीक है, सो बुक्स में वो भी कैसा, जैसे डीएनए है, उससे बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, कुछ भी बोलिए, और प्रोटीन से उन्होंने बोला, फिर प्रोटीन जो है वो आरएनए इनिशिएट करता है और आरएनए से डीएनए। तो उन्होंने सेंट्रल डॉगमा को सर्कुलर बताया, लेकिन वी फॉलो फ्रांसिस क्रिक का, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ये बात क्लियर है आपको? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मिले, जैसे कि दो साइंटिस्ट थे, टेमिन, इंपॉर्टेंट, जेड जबरदस्त जरूरी, टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने क्या बताया? इंपॉर्टेंट नेम इन 1960 में उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने थोड़ा सा अलग बताया। उन्होंने किस में देखा? ये इन ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस, दैट इज राउस सार्कोमा, ट्यूमर कॉजिंग वायरस होते हैं ये वायरसेस। उन्होंने एक डिफरेंट वो देखा, उन्होंने देखा कि इन वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए। उल्टा देखा उन्होंने, आरएनए से उन्होंने क्या बनाया? डीएनए। देखो उनका फ्लो कैसा है, सेंट्रल डॉगमा। आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल था इन वायरसेस का, उन्होंने बनाया डीएनए। मतलब नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए से आरएनए। यहाँ पर आरएनए से डीएनए बना और डीएनए से फिर एमआरएनए, और वो सिंपल एमआरएनए से फिर प्रोटीन। सो ऐसे जब सीक्वेंस उल्टा हो जाता है तो रिवर्स, मतलब इसीलिए सेंट्रल डॉगमा में आप देखिए ऐसा बना हुआ होगा। उसका रीज़न ये है कि दोनों टाइप, क्योंकि कुछ वायरसेस में इस टाइप का मिलता है, कौन से ग्रुप में? इसमें ही नहीं, रेट्रोवायरसेस, ऑल रेट्रोवायरस फैमिली ग्रुप के, जिसमें HIV भी आता है, एड्स का वायरस, वो रेट्रोवायरस ही होता है, एड्स वायरस, HIV एग्जाम्पल। उसमें भी सेम आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल, उससे बनेगा डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, ये वाला सीक्वेंस फॉलो होता है। जस्ट उल्टा हो जाता है, हम कहते हैं डीएनए से आरएनए, यहाँ आरएनए से डीएनए, इसलिए इस फिनोमिना को बोला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स हो रहा है कि नहीं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इंपॉर्टेंट टेमिनिज्म, क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमिनिज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमिनिज्म, क्योंकि ये जो है उल्टा हो गया। नॉर्मल सेंट्रल डॉगमा जो बोल रहा है उसका जस्ट उल्टा हो गया। डीएनए से सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? फ्रांसिस क्रिक का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन यहाँ बात उल्टी हो गई। ये बात बताई टेमिन एंड बाल्टीमोर, इनको नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए। और इस फिनोमिना को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म। क्या था? आरएनए किन में पाया जाता है? राउस, उन्होंने फाइंड आउट किया था ट्यूमर वायरस, राउस सार्कोमा वायरस में, जहाँ जेनेटिक मटेरियल आरएनए, उससे डीएनए बन रहा है। अब उसका पता लगाया कैसे आरएनए से डीएनए, तो उसके लिए कौन सी एंजाइम इंपॉर्टेंट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम चाहिए होती है इसके लिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो एड्स वायरस, HIV में भी कौन सी एंजाइम होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जिनके पास ये वाली एंजाइम है, ये उल्टा करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं। मेनी ऑफ द वायरसेस हैव दिस प्रॉपर्टी। मेनी ऑफ द वायरसेस लाइक HIV, in HIV virus retrovirus group, and these are called, this reverse transcriptase is
RNA dependent, I am writing here, RNA dependent, मैं बाद में पूछूंगी जब रेप्लिकेशन कराऊंगी सारी एंजाइम्स, DNA पॉलीमरेज, ध्यान रखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस तरह, किस नेचर की एंजाइम है जो टेमिनिज्म वाला फिनोमेना शो करती है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए, ये डीएनए पॉलीमरेज है जो किस पे डिपेंडेंट है, आरएनए पे, तभी ये आरएनए से डीएनए बना पाती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इन few viruses like the polio viruses, tobacco mosaic viruses, measles virus, paramyxoviruses, I'll write here paramyxoviruses, polio virus, measles and mumps and TMV virus, tobacco mosaic virus, this is a plant virus, these are animal viruses. In these paramyxovirus group के कुछ viruses जिनसे बीमारियां होती हैं, इनके viruses में एक और चीज देखी गई, RNA is the genetic material इन सबका, it will not form RNA directly without forming DNA, they are capable of forming RNA and then protein directly. So ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आरएनए से डीएनए नहीं, आरएनए से आरएनए एंड देन प्रोटीन। तो ये सबके सेंट्रल डॉगमा सब टाइप के ऑर्गेनिजम्स में जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो भी बता दिए। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, यू मस्ट नो किस में किस टाइप का होता है, ठीक है। सो in polio, measles, mumps causing virus, tobacco mosaic virus, RNA is directly forming RNA, no DNA, and RNA will give rise to protein. But here in case of Rao sarcoma virus, in case of retrovirus group के virus जिसमें कि AIDS आता है, HIV, RNA is forming DNA, उल्टा हिसाब, that is reverse transcription with the help of enzyme reverse transcriptase. So this completes the central dogma. Clear है? Just go through this everything. Very interesting. आपको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखेंगे, आपको अच्छी तरह से ये by heart learn हो जाएगा. So just revise this. We'll continue in our next class. Thank you.